से भर दें। इस हर्षोल्लास के साथ मैं आपका अनुमोदन करता हूँ बहन इकरा हसन जी। इस खूबसूरत चुनावी जनसभा का इस खूबसूरत चुनावी जनसभा की अध्यक्षता कर रहे सरदार सफेद सिंह जी, यहाँ पर मंच पर उपस्थित हमारे बीच परीक्षित चौधरी जी और मेरे साथ सुबह से चल रहे मेरे सारे मामा नाना और भाई। गांव ढाईकी में इस प्रोग्राम के संयोजक और संचालन कर रहे रफल सिंह कोरी जी, मास्टर मुकेश राजकुमार जी और मेरे भाई विशाल ढाईकी जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी खूबसूरत सभा का आयोजन किया। और देर से हमारा आना हुआ, लेकिन उसके लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन आपका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप यहाँ आज हमें सुनने के लिए आए। ये जो चुनाव है, पूरे देश में चुनाव का माहौल है और उसी मकसद से आज हम आपके बीच में आए हैं। 19 तारीख है, साइकिल का निशान है और ये चुनाव आपके हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि ये देश का चुनाव है। देश की नीतियां इस चुनाव से तय होती हैं, जिनका असर सीधा सीधा आपके और हमारे जीवन पर पड़ता है। तो इसमें सही चयन करना जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा फर्ज है। आज डबल इंजन की सरकार के हमने 10 साल का कार्यकाल देख लिया है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्या सब हो रहा है, हालात आपके सामने हैं। हमारे जो किसान भाई हैं, वो किस कदर इन पूरे 10 सालों में उनका उत्पीड़न हुआ और आज बेहाल है। 1 साल तक धरना चला, लेकिन सरकार ने किसी की सुनवाई नहीं करी। वहां पर जो भी वादे हुए थे वो आज तक अधूरे हैं। एमएसपी का दावा आज तक अधूरा है, भुगतान पुराना बकाया है, 14 दिन का वादा, और जो वादा किया गया था कि अगर 14 दिन में पेमेंट ना हो तो ब्याज के साथ आपको आपका पेमेंट मिलेगा, ये भी आज अधूरा है। 700 हमारे किसान भाई शहीद हुए वहां पर। हमारे जो प्रधानमंत्री जी है, मन की बात हर हफ्ते करते हैं, लेकिन एक भी मन की बात में उन्होंने किसानों की बात नहीं करी। बेरहमी से किसानों को कुचला गया इन्हीं के एक नुमाइंदे के द्वारा, लेकिन उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज वो दोबारा से टिकट लेकर चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। हमारी जो बहनें हैं और जो महिलाएं हैं, पहले मणिपुर में, और जो हमारी महिला खिलाड़ी हैं, उनके साथ किस तरह का शोषण हुआ है वो भी आपके सामने है। ये इसी सरकार के कार्यकाल में है कि आज जो मजदूर भाई हैं वो परेशान हैं, बेहाल हैं। जो छोटे व्यापारी हैं उन पर अनेकों तरह के टैक्स लादकर उन्हें कमजोर कर दिया गया है। आज आपके और हमारे ऊपर बिजली की दरों का एक प्रकोप भी डाल दिया है। ट्यूबवेल तक मीटर पहुंच चुके हैं, तो लेने के लिए इनके पास सारे हथकंडे तैयार हैं, लेकिन जब आपके हमारे पेमेंट की बात आती है तो वो इनके पास नहीं है। और ऐसा नहीं है कि सरकार के पास पैसे नहीं है, इन्होंने 16 लाख करोड़ उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया है। इतने में किसानों का ये बहुत बड़ा दर, बहुत बड़े कर्जों का दर माफ कर सकते थे। तो ये इनकी नीयत है जो आपके और हमारे सामने है। मेरे युवा भाई यहाँ पर खड़े हैं जो पहले फौज में भर्ती होने की उम्मीद रख के तैयारी करते थे, आज उसको भी संविदा की तरह 4 साल का बना दिया इन्होंने, अग्निवीर बना के रख दिया। इसके अलावा कोई वैकेंसी निकलती है, उसमें तैयारी जब हमारे भाई करते हैं, बहनें करती हैं, तो कुछ उनके लिए हो, उन्हें कुछ मिल सके, उससे पहले पेपर लीक हो जाता है। और सिर्फ फॉर्म भरने के
सिर्फ फॉर्म भरने से ही इन्होंने लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लिए हैं। तो ये जो सरकार है सिर्फ आपसे हमसे लेना जानती है। इनके पास कोई लाभकारी योजना नहीं है जो आपको हमें मिल सके। इन्होंने खुद कबूला है कि ये 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज देने का काम करते हैं और इस पे अपनी पीठ थपथपाते हैं, लेकिन ये काम सरकारों के नहीं है। इन्हें शर्म आनी चाहिए कि आज हमारे देश को ये इस कगार पे लाकर खड़ा कर दिया है कि 80 करोड़ लोग इनकी तरफ देखते हैं अनाज के लिए। सरकारों का काम है हमेशा सशक्त करना, हमारे हाथों को मजबूत करना, ऐसी नीतियां बनाना जिससे किसान सर उठाकर जी सके, अपने आप को बढ़ोतरी की कगार पर पाए, हमारे मजदूर भाई आगे बढ़ सके, जो छोटा व्यापारी है वो मजबूत हो सके। तो इनकी नीतियों में खोट है। ये सिर्फ कुछ उद्योगपतियों के लिए काम करना चाहते हैं। सारी सरकारी संस्थाएं जिनसे कम दामों में आपको और हमें लाभ पहुंच सकता था, वो बेचकर इन्होंने अपने कुछ दोस्तों की झोली भरने का काम किया है। और इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम तो आपके सबके सामने है ही कि एक हाथ से देना है और दूसरे हाथ से ले लेना है। तो ये हमारी सरकार की, डबल इंजन की सरकार की कुछ नीतियां हैं जो मैं चुनाव का माहौल है इसलिए आपको याद दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत अहम है कि जब हम 19 तारीख को वोट डालने जाए तो ये सब बातें हमें याद रहे। अगर हम चूक गए तो फिर से 5 साल का पछतावा होगा। हमारे जिले में कई धरने हुए मिलों के लिए, और उन धरनों पर बैठते हुए बड़े बुजुर्ग यही कहते थे कि अब की बार मौका आएगा तो बताएंगे। तो आज ये मौका आपके सामने है। अगर हम अपनी परेशानियों को भूलकर इनके बहकावे में आकर फिर से अगर हमने इन्हें अपना वोट दिया तो फिर गलती इनकी नहीं है, गलती आपकी और हमारी होगी, क्योंकि इन्होंने तो उदाहरण पेश कर दिए कि ये क्या करना चाहते हैं, क्या इनकी नीतियां हैं। अब सही चयन करने का फैसला आपका और हमारा होना चाहिए। यहाँ से हमारे माननीय सांसद जी, उनको आप लोगों ने 90% वोट देकर उनका चयन किया था, लेकिन हमारे क्षेत्र में डबल इंजन सरकार की कोई भी लाभकारी योजना लाने में वो विफल रहे। हर सीट पर मोदी जी, योगी जी आकर काम नहीं कर सकते। यहाँ पर यहीं के जनप्रतिनिधि आपको और हमें हमारी लड़ाई लड़ सकते हैं, हमारे लिए सरकार से कुछ योजनाएं ला सकते हैं। और जब वो अपने इस कर्तव्य में विफल रहे तो आगे आप लोग समझदार हैं, आपको पता है क्या करना है। एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य सबसे बड़ा यही है कि वो अपने लोगों के सुख दुख में शामिल हो, उनके बीच जाए, उनकी परेशानियों से अवगत हो और उसका निस्तारण करा पाए। और जब ये सब नहीं हो रहा है तो आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए। मैं आपसे आज पहली बार मेरा यहाँ आना हुआ और आपसे वोट की अपील के लिए आई हूँ। मैं बहुत छोटी हूँ, लेकिन मुझे ये जिम्मेदारी दी है पार्टी ने, बड़ी जिम्मेदारी है, और इसमें मुझे आपके सबके साथ की जरूरत है। कोई भी चुनाव किसी एक बिरादरी या जाति के बल पे नहीं लड़ा जाता, इसमें सभी की जरूरत है, और आपका सबका साथ लेने के लिए आज आपके बीच आई हूँ मैं। मेरे पिताजी पहले जनप्रतिनिधि रह चुके हैं यहाँ पे, और वो किसी एक समाज की या किसी एक जाति की राजनीति नहीं करते थे। वो यही कहते थे कि नेता का कोई धर्म नहीं होता, कोई बिरादरी नहीं होती, उसके लोगों को धर्म उसके अपने हैं, सारी जातियां उसकी अपनी है, और सभी का सम्मान करना उसका कर्तव्य है। अगर कोई नेता किसी एक बिरादरी की तरफ या किसी एक धर्म की तरफ अपना झुकाव करने लगे, वहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है। तो उनकी यही सीख है जिसको मैं आगे बढ़ाकर ले जाना चाहती हूँ, और इसमें मुझे आपके सबके साथ की जरूरत है। आज जितना प्यार और मान सम्मान यहाँ आपने मुझे दिया है, ये मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, और आपको यकीन दिलाना जिंदाबाद जिंदाबाद, और आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि
आपके इस विश्वास को मैं कभी नहीं टूटने दूंगी और आपकी स्वाभिमान की लड़ाई में मैं आपसे आगे आपको मजबूती से लड़ती मिलूंगी। अपनी बात खत्म करने से पहले सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। बहुत बढ़िया। जिंदाबाद। और भाई केर सिंह